नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम कानून के इवोल्यूशन को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न डे टाइम्स, कानून लॉ कैसे इवॉल्व करा, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। वहीं अगर हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं और बाकी ब्यूरोक्रेट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं। मींस उस टाइम भी कानून का शासन होता है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने टाइम पर एक सफल शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त अपने प्रजा की रक्षा के लिए कानून बनाए, जिससे उनकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध रहे और वहां कानून का शासन हो। और ये सब हो पाया चाणक्य की वजह से, क्योंकि चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी रूल करने में अपने नीति, न्याय व्यवस्था और शास्त्र से। हम अशोका द ग्रेट का टाइम देखते हैं तो उस टाइम भी सिस्टम ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस एंड मोरल कोड के एविडेंस मिलते हैं। अल्टीमेटली ये सब हमें ये बता रहे हैं कि भारत में बहुत पहले से, बहुत पुराने जमाने से हम लोगों के लाइफ में कानून का शासन रहा है। अब अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। उस टाइम भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ पास किए और वो लॉ उनके इफिशिएंटली रूल करने के लिए बेनिफिशियल थे। अगर हम देखें, उन्होंने स्कूल बनवाया, रेल रोड बनवाया, कॉलेजेस बनवाई, बहुत चीजें बनवाई जो उनके बेनिफिट्स के लिए वर्क करते। इवन उन्होंने हमें एडुकेट किया जिससे हम उनके अंडर वर्क कर सके। अगर हम रेल रोड देखें, उन्होंने इसलिए बनवाई जिससे ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंटली हो सके यूके तक, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन तक। ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए, जिनमें से कुछ लॉज आज भी लागू हैं इस आजाद भारत में। जिनमें से एक एग्जांपल है सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। जब ब्रिटिशर्स ने हमें स्लेव बनाया हुआ था तब फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत से हमें आजादी दिलाई। भगत सिंह हो या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, सब ने अपना अपना योगदान इस देश को आजाद करने में दिया है। जब भारत आजाद हो गया तब भारत के पास कई चुनौतियां थी। भारत को आजादी मिल गई थी और इसे एक नए गवर्नमेंट की आवश्यकता थी जो इस बड़े पॉपुलेशन को रूल कर सके, और इसे नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी जिसे इसकी इकोनॉमिक स्टेबल बनाया जा सके और एक प्रॉस्पर सोसाइटी इस कंट्री में बनाया जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड करके कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अपना योगदान दिया, जिससे भारत के हर एक सेक्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो उनका ख्याल रखता है और उन्हें इक्वल ट्रीट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, उसको एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया और वो इफेक्ट में आया 26 जैन 1950 को। तब जाकर हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिली और उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तय हुई। इसी प्रकार जब इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक थी तब जाकर नए रिफॉर्म्स, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में, जिससे इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके और इंडिया डेवलप कर पाए। और इसी कारण से हमारा प्यारा भारत अब डेवलप कर रहा है। जब इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला तब जाकर इंडिया को अपनी गवर्नमेंट भी मिली, जो गवर्नमेंट इंडिया के हर एक सिटीजन का ख्याल रख सके और उनको इक्वली ट्रीट करे। गवर्नमेंट वर्ड को देखें तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल को लें जिसमें एक पर्सन लाउड म्यूजिक बजा रहा है, एक पर्सन जो है शोर शराबा कर रहा है और एक पर्सन जो है वो
पढ़ाई कर रहा है, जिसका नेक्स्ट डे एग्जाम है, उस कम्युनिटी में फाइट होना तय है, क्योंकि वहां एक पर्सन जिसका एग्जाम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसके कारण उस एरिया के लोग भी डिस्टर्ब होंगे, उस एरिया के कम्युनिटी भी डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की नेसेसिटी दिखती है और वो कम्युनिटी अपने में से ही किसी को लीडर सेलेक्ट करेगी जो उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रख सके और गवर्नमेंट की तरह उनके बेनिफिट्स के लिए सोचे और उस कम्युनिटी के लिए हर वो काम करे जो उस कम्युनिटी को डेवलप होने में मदद करे। अगर हम लोग गवर्नमेंट को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का वर्क 3 ग्रुप ऑफ पीपल्स में डिवाइड करता है। पहला है लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। जब हम लेजिस्लेचर को देखें तो वहां पे लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में लॉज को इन्फोर्स कराया जाता है, जुडिशरी में मेक श्योर किया जाता है कि हर एक सिटीजन लॉज फॉलो कर रहा है। अगर हम लेजिस्लेचर में देखें, वहां पार्लियामेंट बैठती है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट टेरिटरी ऑफ स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आते हैं, वहां के लोगों के मुद्दे उठाते हैं, वहां के लोगों के परेशानियों को डिस्कस करते हैं। वहीं अगर हम एग्जीक्यूटिव में आए तो प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट में आए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस, ये सारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। वहीं अगर हम जुडिशरी में आए तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट उसके बाद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके बाद है। जब किसी लोग को, जब किसी पीपल को, जब किसी सिटीजन को परेशानी होती है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां उसे एक सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन उस प्रॉब्लम का मिल सके। लॉ हमारी आवश्यकता के लिए बनाया गया है, हमारी नेसेसिटी के लिए बनाया गया है, जिससे गवर्नमेंट हमारा हितों का ख्याल रखे और हम सेफ रहे और हर किसी को अपना राइट्स मिले। लॉ जो है हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, जिससे हम सुरक्षित रहें। अगर हम एग्जांपल लें कि ट्रैफिक रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करें तो वहां एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर हम रेड लाइट जंप कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वी विल मेट एन एक्सीडेंट। इसलिए लॉ को हमें जानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और इसे अपने जिंदगी में हमेशा एक कर्तव्य की तरह निभाना भी चाहिए। लॉ को समझने से हमें अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलते हैं और हम इससे अवेयर रहते हैं। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और प्लीज डू सब्सक्राइब, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले।